अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समरी नॉवल 19 के एपिसोड 2 शुरू करते हैं हम। हाथ डालकर पेपर्स निकाले, पेपर खोल कर देखे तो पैरों नीचे से जमीन खिसकी। हवेली की छतें रूहों के सर पर गिरी, क्योंकि जो पेपर जिसके हाथ में लगे थे वो सोहम खान और रूहा मुराद के निकाह के पेपर से इनका दिल किया। इन पेपर्स के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दे। सोहम खान, तो ये है आपकी हकीकत कि हमारे मुहाफ़िज़ होने के बावजूद ज़माने की ठोकरों पर रहे हैं। काश आप में कुछ गैरत होती, अपने घर की ख़वातीन की हिफाज़त करते। नफ़रत है हमें आपसे। आई हेट यू सोहम खान, आई हेट यू। जल्दी से सारी चीज़ें वापस रख कर संदूक अलमारी में रखा और फूर फूर कर रोने लगी। जब बाहर से बीजान की आवाज़ आई, रुआ मेरी बच्ची किधर हो? इसने फौरी वाशरूम में घुसकर मुंह पर पानी के छींटे मारे और चेहरा साफ किया। बाहर आई, बीजान हम यहाँ हैं, इसने बाजू फैला कर कहा और अब बीजान के गले में झूल गई। अरे भई, क्या कर रही हो? क्यों बुरी हड्डियां तोड़नी हैं? जाओ जाकर चाय बनाओ। बीजान थक गई है। मैं तो फिर वो दुनिया भलाए अपनी बीजान और बड़ी माँ से लाड उठाती चाय पीने में मगन हो गई। फैसलाबाद में एक बड़ी सी हवेली थी। अभी भी बीजान और बड़ी माँ जमीनों की सैर करके मुंशी करीम के सारा हिसाब किताब करके लौटी थी। काफी थक गई थी। तुम्हें अबू कभी बीजान और कभी माँ के पांव दबा रही थी। इनकी दुनिया और जिंदगी का मरकज भी यही नुस्खी सी जान था, जिसके मुस्तकबिल का सोच सोच कर बीजान की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। अगले दिन वो कॉलेज गई। वो गुंडा इसकी राह में हायल नहीं हुआ और इसे लगा कि इसकी दुआ पूरी हो गई है। अरे ओ मनहूस जहन्नम जली गूंगी, बहरी तो नहीं जो सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाजें देकर हलक सूख गया है, मगर तेरे सर पर जूं भी नहीं रेंगी। शाहीना ने हलक फाड़ कर बेबस, कमजोर, यतीम और मस्कीन नंद पर रोब झाड़ा। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। रहाब ने नम आंखों से बेबसी से इशारा किया। तो वो ही मर गई थी क्या? जवाब नहीं दे सकती थी? ओह, मगर तुम कैसे जवाब देती, गूंगी जो हो? लहजा साफ हद तक आमेज था। अब मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर खाना बनाओ, तुम्हारा भाई आता ही होगा। रहाब ने सर हिलाकर किचन में आई। और क्या सकती थी? भाभी का कहना मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या किस्मत पाई थी मस्कीन ने। पहले तो बाप नहीं था, मगर माँ की ठंडी आगोश तो थी। मगर 2 साल हुए माँ के गुजरने के बाद, जैसे तपते सहरा ने इसे नंगे पाँव भाग रही थी। बेहिस और कमजोर भाई था जो बहन के हकूक भी पूरे नहीं कर सकता था। उन्होंने 2 साल से वो छत से गिरी थी और गले पर चोट लगने से इसकी आवाज खो गई थी। कुछ इलाज नहीं हुआ। लापरवाही का नतीजा था। ऑपरेशन के 5 लाख मांगे गए थे, जिन्हें देना दूर के सुनते ही शहीना ने वो बलबला मचाया था कि खुदा की पनाह, वसीम को सब कुछ पता था कि किस तरह उसकी बीवी उसकी बहन को बेदाम की गुलाम बना रखा है और इसकी जानवरों जैसा सलूक करती है। मगर बेहिसी का मुजाहरा करते हुए कान लपेटे रखता कि जरा सा कुछ कहा तो शहीना चिढ़ेगी। इसी तरह जान को चिमट जाती है। ये शुक्र था कि वो इसे पढ़ने की इजाजत दे रही थी और BSc के 3rd सेमेस्टर में थी। बेचारी रहाब अनजान थी कि उसमें भी इसकी मतलब ही था। शहीना अपने दुनिया जहान के निकम्मे और आवारा भाई के साथ इसकी एक पढ़ी लिखी बेतहाशा हसीन लड़की, गूंगी लड़की से शादी करवाना चाहती थी, जो सारी उम्र इसको कमा कर खिलाए मगर उफ तक न करे। सोहम काली के अड्डे पर इत्मीनान से दाखिल होते हुए उन्होंने इसी की तलाशी ली और तसल्ली की कि नहता है इसके साथ। सिर्फ कादिर और उसके 2 आदमी थे। उनके आने से काली को चंद दोस्तों और आदमियों में एक अजीब सा खौफ और बेसुकूनी सी फैली हुई थी। सिगरेट लबों में दबाए, टांग पर टांग रखे वो इंतहाई इत्मीनान से पाँव झुला रहा था। टेबल के इर्द गिर्द बैठे लोगों के माथे पर पसीने छूटे हुए थे और बार बार गले में खटनी सी उभर रही थी।
मगर इसके सामने बैठा शख्स निडर तरीके से बोल रहा था क्योंकि वो इसे बोलने दे रहा था। तो पाशा तुम्हें भेजा है मुझसे काली से निपटने के लिए अपने ये 2-3 कुत्तों को भेजकर, मगर तुम शायद भूल गए हो कि सामने कौन है। तुम्हें जुर्म की दुनिया का जल्लाद कहूँ या फिर सोहम खान कहूँ, क्योंकि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। सोहम खान के नाम पर पल भर को सोहम का हिलता पाँव न रुका, मगर फिर पाँव झूलता। इसने जलती सिगरेट लबों से निकालकर हाथों की उंगलियों में घुमाई। पीछे कादर किन अखियों से इसकी उंगली में घूमती सिगरेट को देखा। काली बोलता चला जा रहा था। सिगरेट दूसरी मर्तबा इसकी उंगलियों में घूमी। अब कादिर को पता था कि तीसरी मर्तबा सिगरेट उंगलियों में घूमने के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि सोहम खान को ना ज्यादा बोलना पसंद था और ना ज्यादा सुनना। काली तो बहुत बोल चुका था। यहाँ आए हो तो जिंदा वापस नहीं जाओगे। सो को जल्लाद है, तुम्हें जिंदा यहीं गाड़ दूंगा। इसने पहले कि इसकी बात पूरी होती कि तो सोहम की उंगलियां तीसरी बार सिगरेट हाथ में घुमा चुकी थी। कादर ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि इतना बड़ा गुंडा होने के बावजूद अब तक सामने बैठे जल्लाद जितना बेरहम नहीं हो पाया था, जो शारक पर गोली मारकर गर्दन से उड़ा दिया करता था। सोहम ने फायर किया था जो काली की शारक पर बजा था और इसकी गर्दन की धज्जियां उड़ गई थी। सर ढिलक कर कमर से जा लगा था और जमीन बोस हो गया था, और ये इनके फरिश्ते भी नहीं जान पाते कि हत्था आया था और जल्लाद अब फायरिंग कैसे कर गया था। और जल्लाद अब इत्मीनान से उठा, एक हाथ में सिगरेट लबों में दबाए, दूसरी में पिस्टल घुमाता काली के पास गया और इसकी पीठ पर अपने जूते पर लगा इसका खून साफ करते बोलता, अगर मारना हो तो मारते हैं, अगर काटना हो तो भौंकने में टाइम वेस्ट नहीं करते, काट लेते हैं। अपना जहन पर पुरसुकून करता और वहां से निकलता ये कहता। वो इत्मीनान सुकून से था। रासिम कबीर, रीमा और राजा बज़ाहर मियाँ बीवी के भेष में इस कैपिटल सिटी में बड़ी मस्जिद के टूरिस्ट पर आए हुए थे। पाशा ने ये काम खसूसी तौर पर रासिम के सुपुर्द किया था, क्योंकि ये काम करने के लिए पाशा जितनी शफाक लेवल होना जरूरी था, और रासिम तो वो भड़कता शोला था जो टारगेट को जलाद कर खासतर कर देता है। और अब दरख्तों के घने झुंड के पीछे बड़े पत्थरों पर बैठकर रीमा तेजी से टॉप ऑफ उंगलियां चलाती टारगेट की लोकेशन बैक करते हुए ट्रेस कर रही थी। जब रासिम को कुछ अजीब सा लगा और एक बड़े दरख्त के करीब गया, जरा सा आगे होकर देखा तो सरमई लिबास में लिपटा एक छोटा सा वजूद था। सरमाई बड़ी सी चादर से खुद के छुपाए हुए थी और एक बड़ी सी पत्थर पर सर झुकाए बैठी थी।